इलेक्शन 6 तक हमने कल किया था। आज इलेक्शन 7 की बारी है। अ, इसमें हम पढ़ते हैं, कोई नई चीज होगी तो अभी कराएंगे। पूरा पूरा क्वेश्चन सोल्व करने का कोई फिलहाल मीनिंग नहीं है। शुरू में करा दिया था। अ, अगर कोई रिक्वायरमेंट है किसी भी तरह की, प्रीवियस सॉल्यूशन की या पूरे सॉल्यूशन की, तो यू कैन मेल मी एट 0ECP0175@gmail.com। मेल आप अपने पास सेव कर लो। कोई क्वेरी हो, यू कैन मेल मी। स्टार्टेड बिजनेस, ओल्ड ट्रांजेक्शन है, परचेज कुछ खास नहीं है। चलो मैं इस वाली को बताता हूँ कि थोड़ा सा काम इसके अंदर है। परचेज गुड्स हमने किया ₹120 का, स्टॉक में ऐड हो जाएंगे 120। कैश में से माइनस होगा, क्योंकि हमने 20% अमाउंट इमीडिएटली पे करी है। 120 का 20% फाइन करेंगे, 24,000 आएगा। कैश मेरा चला गया 24,000, और बाकी अमाउंट मेरे ऊपर कर्जा हो गया जिसे मैं क्रेडिटर्स में ऐड करूंगा। क्रेडिटर्स 96,000 के क्रेडिटर्स आ गए, ये ऐड हो जाए। बस इतना सा है इसके अंदर। आगे चलते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। गुड्स तो मेरे पे टोटल 30 एंड 40, 70 का आ गया, तो स्टॉक में 70 प्लस होंगे, कैश में से 30 माइनस, और क्रेडिटर्स में 40 प्लस होंगे। सैलरी रेंट आप कर चुके हैं सब। गुड्स 20,000 वाला गुड्स वी हैव सोल्ड फॉर 18,000। 2,000 का यहाँ पे लॉस है, तो करेंगे कैसे इसको? स्टॉक में से माइनस करेंगे 20, क्योंकि स्टॉक 20 वाला गया। कैश में प्लस करेंगे 18, और कैपिटल में माइनस होंगे 2,000, क्योंकि आपका लॉस हुआ। ये इसके लिए हुआ। अब मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ आपसे। स्टॉक में माइनस होंगे 30, कैश में प्लस होंगे 40, क्योंकि ये प्रॉफिट है, तो कैपिटल में प्लस होगा 10,000। ये सब क्लियर है? आगे चलते हैं। थोड़ा सा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में हम जानते हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में थोड़ा सा पहले बेसिक रूल आप जान लीजिए। बैंक बैलेंस आपके लिए एसेट है। बैंक बैलेंस आपके लिए एसेट है, यानी कि बैंक में जो पैसा आएगा वो आप एसेट साइड में कॉलम बनाएंगे, बैंक या बैंक बैलेंस, वो एसेट साइड में बनेगा। दूसरी बात, जब हम चेक से पेमेंट करते हैं, व्हेन वी पे थ्रू चेक या ऑनलाइन हम पेमेंट करते हैं, तो ये एज्यूम करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट में तो हाथों हाथ पैसा निकल जाता है आपके अकाउंट से जब आप पे करते हैं। लेकिन जब चेक से पे करते हैं तो होता क्या है कि आप जिसको चेक देते हैं वो चेक लगाता है अपने अकाउंट में, फिर वहां से वो ट्रांसफर होके आता है। तो ये सब सिस्टम चलता है। तो इसमें टाइम लैग होता है कि हम जब चेक दिया और जब उसके खाते में पैसे आएंगे। लेकिन हम ये एज्यूम कर लेते हैं, इट इज एज्यूम्ड टू बी इमीडिएटली डिडक्टेड फ्रॉम आवर अकाउंट। हम अपने बैंक बैलेंस से ये मान लेते हैं कि मेरे बैंक बैलेंस से वो पैसा हाथों हाथ डिडक्ट हो गया। लेकिन जब हमें चेक मिलेगा तो रूल अलग हो गया। जब हमें चेक मिलेगा और जब तक चेक मेरे पास है, जब तक चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, तब तक उसको एक नया नाम मिलेगा, दैट इज चेक्स इन हैंड। ये भी आपका एसेट साइड में एक कॉलम बनेगा, जैसे कैश का बनता है, बैंक का बनता है। तो ये कैश और बैंक के बीच की कड़ी है चेक्स, चेक्स इन हैंड। जो चेक हमें मिले हैं लेकिन हमें अभी बैंक में जमा नहीं किए, करेंगे बाद में, क्योंकि चेक के ऊपर 3 महीने का एक एक्सपायरी पीरियड होता है। जिस डेट का चेक इशू है उससे 3 महीने के अंदर आप उस चेक को विड्रॉ करा सकते हो या बैंक में डिपॉजिट करा सकते हो। तो तब तक वो चेक आपके लिए एसेट के रूप में काम करेगा, आपके पास पड़ा रहेगा। है वो किसी काम का नहीं जब तक वो बैंक में जमा नहीं होगा, साफ सी बात है। तो चेक्स इन हैंड बोलते हैं उसको। चलो बैंकिंग ट्रांजेक्शन के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन हैं। ओपन ए करंट अकाउंट इन बैंक विद ₹1 लाख। हमने बैंक में अकाउंट ओपन किया
इसका मतलब यह है कि जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो मीन्स हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, मेरा कैश माइनस होगा 1 लाख से, और मेरा बैंक बैलेंस प्लस होगा 1 लाख से। दोनों ही कॉलम एसेट में बनेंगे। डिपॉजिटेड इन बैंक, सेम ट्रीटमेंट। अमाउंट अलग होगी क्योंकि इसमें अमाउंट 45 है, इसमें 1 लाख थी पहले। ट्रीटमेंट सेम है। बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, पैसा चला गया तो कैश तो माइनस होगा, लेकिन बैंक बैलेंस आपका प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज का मतलब क्या होता है कि बैंक से हमने पैसा निकाला और अपनी दुकान में यूज करेंगे, अभी ले आए बस ऑफिस यूज के लिए, खर्चा डिफाइन नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस का कैश प्लस हो गया 30,000 से, और बिजनेस का बैंक बैलेंस माइनस हो गया 30,000 से। नेक्स्ट, मिलती जुलती सी है, ऐसा लगता है कि सेम होंगी, लेकिन ये कुछ बात अलग है, कुछ बात अलग है आप में। ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹12,000। तो बैंक बैलेंस तो आपका माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बैंक से पैसा निकाला जा रहा है, लेकिन ये पैसा आपके ऊपर ही खर्च हो रहा है, बिजनेस में खर्च नहीं हो रहा, आपके घर के खर्चों में या पर्सनल खर्चों में यूज हो जाएगा, इसलिए आपकी कैपिटल डिडक्ट हो जाएगी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, दिस इज ए ड्राइंग एंड ड्राइंग डिडक्ट्स योर कैपिटल। ड्रू फ्रॉम बैंक सिर्फ ये लिखा है तो इसका मतलब ये ऑफिस यूज ही माना जाता है, ऑफिस यूज वाला ही ट्रीटमेंट होगा इसके अंदर, कैश प्लस और बैंक माइनस। परचेज गुड्स फॉर ₹15,000 पेड थ्रू चेक। हमने गुड्स परचेज किया, स्टॉक मेरे पास आ गया, और चेक से पे किया, तो ये मान लूंगा कि मेरे अकाउंट से हाथों हाथ पैसा निकल जाएगा। चेक से पे किया तो ये मान लूंगा कि मेरे अकाउंट से हाथों हाथ पैसा निकल जाएगा, इसलिए बैंक माइनस होगा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्ट ₹8,000 फॉर ₹10,000 टू ए। हमने 8,000 वाला गुड्स 10,000 का बेचा ए को, नाम आ गया, इसका मतलब ये डेटर्स है, तो डेटर्स प्लस हो जाएंगे 10 के, स्टॉक माइनस होगा 8 से, और कैपिटल प्लस हो जाएगी 2,000 से। ये एंट्री बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इसका आगे यूज है, इसलिए मैंने ये दिए बीच में। रिसीव्ड चेक फॉर नहीं, फ्रॉम, फ्रॉम ए ₹20,000। ए से चेक मिला। अब ए से चेक मिला, ए कौन है, ए कौन है, ए पिछले एंट्री में था, हमने ए को गुड्स बेचा था, तो ए मेरा था, क्या था, डेटर था। तो ए अगर मुझे पैसे दे देगा, तो यहाँ पे 20 क्यों आ गया, बेचा तो मैं 10 का है, तो मैं ये मान लूंगा, इसमें मिस प्रिंटिंग है, आप सही कर लो, कि उसने मुझे 4,000 का चेक अभी दिया। यहाँ पे आप करेक्शन कर लो। तो जो चेक मेरे पास है, मैंने अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, 8th ट्रांजेक्शन में, तो एसेट साइड में एक कॉलम बनाऊंगा, चेक्स इन हैंड, वहां पर मैं इसको प्लस करूंगा, और डेटर्स को माइनस करूंगा, क्योंकि डेटर्स जब क्रिएट हुए थे 20,000 के, नहीं 10,000 के, तो उन्होंने मुझे 4,000 दे दिए, तो वो 4 उनके बैलेंस में से माइनस हो जाएंगे। अब मैंने 6 लेने हैं, इसलिए माइनस करना पड़ता है बेटा। अब वो चेक मेरे पास आ गया और मेरे ड्रॉर में या मेरी पॉकेट में रखा है, इसलिए उसे बोलता हूं मैं चेक्स इन हैंड। अब वो चेक्स इन हैंड जो रखा है, मैं अगले दिन गया, 9th ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं, अगले दिन गया और बैंक में डिपॉजिट कर आया। तो ये मानते हुए कि जब बैंक में मैंने डिपॉजिट कर दिया तो बैंक में प्लस हो गया होगा, मैंने अपने आप बैंक में प्लस कर दिया 4,000, मतलब अपने यहाँ दिखा दिया कि मेरा बैंक बैलेंस प्लस हो गया।
और जो चेक्स इन हैंड का नया अकाउंट बनाया था उसमें से वो 4,000 माइनस हो गए। ये एक नई बात आई। ए का चेक बैंक ने डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर का मतलब वापस कर दिया, चेक हो गया बाउंस। बैंक ने कहा इसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो वो चेक बैंक ने मुझे दे दिया, मैंने ए को वापस कर दिया। जब मैंने ए से चेक लिया था तो मैंने ये माना था कि मेरे डेटर कम हो गए। मैं तो ये मानूंगा ना कि पेमेंट आ गई। लेकिन वो चेक तो बाउंस हो गया, उसके साइन नहीं मिले या उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे या कोई भी गड़बड़ हुई। तो मैं उसका चेक उसे वापस कर रहा हूँ, तो यानी कि वो मेरा डेटर दोबारा से जनरेट हो गया। वो आदमी मेरा दोबारा से, पहले 10 का डेटर था, 4 घट गए थे, अब वो दोबारा से 10 का ही डेटर बन गया, इनके वो 4 उस डेटर में प्लस हो गए। और जो मैं सोच रहा था कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, अब वो पैसे मेरे अकाउंट से निकल गए। तो मुझे बैंक माइनस करना है और डेटर्स को प्लस करना है। जब भी डिसऑनर होगा तो डेटर्स प्लस होंगे और बैंक बैलेंस माइनस होगा। क्योंकि डेटर्स को मैं तो चेक वापस कर रहा हूँ, जब उन्होंने चेक दिया था तो मैंने उनका बैलेंस माइनस कर दिया था। अब मैं उनका चेक उनको वापस कर रहा हूँ तो उनका बैलेंस मैं वापस से प्लस कर दूंगा और बैंक बैलेंस मेरा कम हो जाएगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरे अकाउंट में आ गए 4 पर वो आए नहीं। रिसीव्ड रेंट थ्रू चेक, हमें चेक मिला रेंट के लिए। चेक हमने बैंक में सेम डे डिपॉजिट कर दिया, तो फिर चेक से हैंड नहीं आएगा, मेरे अकाउंट में सीधा पैसे आ गए तो मेरा बैंक प्लस होगा। कितने का? मान लो 2,000 का है। तो बैंक में 2,000 प्लस, क्योंकि ये रेंट है, इनकम है, इसलिए कैपिटल भी प्लस। ए ने लोन लिया बैंक से। ए ने लोन लिया बैंक से। तो जब हम बैंक से लोन लेते हैं, आई एम ऑन 12th ट्रांजेक्शन, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक बेसिकली हमारे हाथ में पैसा नहीं देता। बैंक हमारे से सेविंग अकाउंट खुलवाता है उस बैंक में, और उस बैंक अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करता है और हम अपने यूज के हिसाब से पैसे निकालते रहते हैं। ये होता है लोन का फंडा। जब लोन लेते हैं तो मेरा बैंक बैलेंस प्लस होता है, तो बैंक में 1 लाख रुपीज प्लस हो गए। और उधर लाइबिलिटी में एक नई लाइबिलिटी जनरेट हो गई बैंक लोन के नाम से, वहां पर भी 1 लाख प्लस हो गए। बैंक बैलेंस तो आ ही गया तो इसलिए प्लस हो गया, और लोन जनरेट हुआ है, हमारे ऊपर कर्जा बढ़ा है इसलिए लाइबिलिटी प्लस करनी पड़ेगी। कुछ महीनों बाद मैंने उस लोन की इंस्टॉलमेंट को पे किया, 10,000। जब मैं लोन की इंस्टॉलमेंट को पे करूंगा तो जो मेरा बैंक लोन है वो तो कम हो जाएगा। बैंक लोन में से 10,000 माइनस हो गया, और साथ में मैंने इंटरेस्ट भी पे किया बैंक। उस लोन पे जब मेरे पे ब्याज चढ़ रहा था वो भी मैंने पे करा। तो मेरे हाथ से जो बैंक से पैसा गया, एक्चुअली कैश से पे नहीं होता, ये भी ऑटो डिडक्ट होता है। अब ये एजम्पशन की बात है कि मैं इसे अगर कैश पे कर रहा हूँ तो कैश से माइनस करूंगा, अगर वो सीधा सीधा डिडक्ट हो रहा है मेरे अकाउंट से तो वो बैंक में से डिडक्ट होगा। वो केस पे डिपेंड करता है। पर कैश हो या बैंक, पूरे घटेंगे 10,900, ये माइनस होंगे। अब ये 900 का इंटरेस्ट हमने पे किया, इनके खर्चा हुआ, तो ये कैपिटल में से डिडक्ट होगा। इट्स ए लॉस फॉर यू। तो इस ट्रांजेक्शन का ये सॉल्यूशन होगा। कोई भी डाउट आता है आप मुझे ईमेल करो, मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में अपनी ईमेल आईडी दी है। यू कैन मेल मी योर प्रॉब्लम। आज इस क्वेश्चन को आप पूरा करो, नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बात करेंगे और आगे नए रूल्स नई बातें करेंगे। बाय।